स्वागत है दोस्तों आपका डीपी क्लासेस में। सुपर टेट की पहली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की संरचना। इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया। हमने आपसे बताया कि हम सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का जो भाग है उसे सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इत्मीनान से पढ़िए, अभी समय है, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना हमें पढ़ना है। सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब फैक्चुअल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो कौन कौन से भाग से जो प्रश्न हैं वो आते हैं उनको देखते हैं। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की संरचना से। एडवर्ड स्वेस की अगर बात करें तो इन्होंने एक वर्गीकरण दिया जिसके जरिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जा सकता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में वर्गीकृत है, जो कि रासायनिक रूप से वर्गीकृत है। रासायनिक का मतलब उनमें पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो अलग हैं। तो इनका इन्होंने नाम दिया सियाल, सीमा, निफे। अब ये एक रासायनिक वर्गीकरण। सवाल ये है कि सियाल उन्होंने नाम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा जो सबसे ऊपरी परत है उसमें सिलिका, सियाल में देखिए 2 हैं, एक SI है एक AL है। तो जो SI है वो सियाल है, सिलिका है, माफ़ कीजिएगा, और जो AL है वो एल्यूमिनियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की जो परत है उसमें सियाल की मात्रा अधिक है, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इसकी जो नीचे परत है उसमें रासायनिक रूप से सियाल के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है। तो SI का हमने सियाल लिख ही दिया, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिलिका, बार बार वो सियाल आ जा रहा, मुँह से आ रहा है, तो सिलिका लिख दिया यहाँ पर, और मैग्नीशियम। तो जो उसके नीचे की परत है उसमें क्या क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसके नीचे की जो परत है उसमें उन्होंने बताया कि इसमें भारी पदार्थों की मात्रा अधिक है, निफे। निफे का मतलब Ni का मतलब हुआ निकिल, और Fe जो है वो फेरस होता है। फेरस जो होता है वो लोहे का रासायनिक नाम होता है। तो निकिल और लोहा। तो लोहा से अगर आपको ना याद आए तो आप फेरस याद रखें, इंग्लिश का वर्ड है तो आपको याद आ जाएगा। तो निकिल और लोहा जो है इसमें अधिक पाया जाता है। तो पहला आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि 3 परत किसने वर्गीकरण किया, एडवर्ड स्वेस। कैसा है ये, रासायनिक वर्गीकरण है। इनमें मात्रा कैसी पाई जाती है, तो इनको 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। कौन कौन सा, पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है निफे। सबसे अंदर की परत कौन सी है, कोर वाला भाग कौन सी है, निफे। ये हुआ वर्गीकरण। अब बात करते हैं दाब की। दाब का मतलब यदि घनत्व के बारे में हमें पता चल जाए तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। एक्चुअली ज़्यादा घनत्व पाया जाना एक दाब की वजह ही है। ऐसा माना एडवर्ड स्वेस ने कि जो बाहर की परतें हैं उनकी दबाव की वजह से अंदर का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका जो घनत्व है, इन अंकों को मैं हटा दूँ तो मैं यहाँ घनत्व लिख पाऊँगा। सियाल का जो घनत्व है वो 2.9 है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है ना। तो 2.9 इसका घनत्व है। तो जब आप कभी ये एक दिमाग में रख लें कि इसका घनत्व क्या है, तो 2.9 है सियाल का। इसका जो है वेरी करता है 2.9 से 4.7, इसके बीच में है इसका घनत्व। और जो सबसे नीचे वाली परत है वो है, इसका जो घनत्व है वो है 11। तो 3 घनत्व हैं। आप देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला, ऊपर से नीचे घनत्व बढ़ रहा है। तो दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ेगा। घनत्व की बात। अब मैंने कहा दाब बढ़ रहा है, यानी कि दाब तो रहेगा ही। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जो आंतरिक धातुएं हैं निकिल और लोहा वो काफ़ी भारी पदार्थ हैं, इसलिए भी इनका घनत्व अधिक है। अब ताप की बात करते हैं। तीसरी बात जो आती है वो है टेम्परेचर की। ताप से संबंधित क्या बातें हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाते हैं
गहराई में वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। एक आंकड़ों के अनुसार 32 मीटर पर, माफ़ कीजिएगा, 32 मीटर पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो -1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ओहो, बढ़ता जाता है भाई। 32 नीचे तापमान बढ़ता है, 32 मीटर पर 1 डिग्री का तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा। अब आप मुझे बताइए 32 मीटर पे बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर पे तो ये लगभग पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 किलोमीटर पे देखें तो इसको बढ़ जाना चाहिए लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसे करते जाएं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बात ये तय है कि ऐसा सब जगह नहीं है। तो नीचे स्तरों में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इनके तापमान में विभिन्नता आएगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला हमारे एग्जाम के लिए कि जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी। ये वृद्धि कैसी होगी, निरंतर नहीं होगी, इसमें अनियमितताएं होंगी। उन अनियमितताओं को लेकर के एक सवाल बनता है कि जब हम पृथ्वी में देखेंगे कि वो अनियमितताएं ताप और दाब की कहाँ कहाँ आती हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे परत पार करेंगे वैसे वैसे कहीं पर आपको मिलेगी मोहु असंबद्धता, कहीं कहीं गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो कहीं कोनराड, तो कहीं रेपेटी, तो कहीं लेहमैन। ये असंबद्धताएं हैं, डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, जो कि वहाँ के ताप और दाब में परिवर्तन ले आती हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी डिसकंटिन्यूस। तो ये हमारा एडवर्ड सेस का रहा वर्गीकरण। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी पृथ्वी है कैसी, इसके स्वरूप को लेकर के चौथी बात आती है। तो स्वरूप ये आता है कि जो आंतरिक भाग है वो ठोस है या तरल, ये कैसे पता चले। तो जो आंतरिक भाग है उसको लेकर के दो चीज़ों का तर्क दिया गया, आंतरिक भाग वो ठोस है या तरल, इसको लेकर के कैसे माना जाए कि क्या है ये। तो पहले तो मैं आंसर बता दूं कि ये तरल है। अब क्यों है इसके पक्ष में प्रमाण देखिए। जितना दाब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते घनत्व की वजह से, परतों के दबाव की वजह से इतना दाब हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी धातुएं अपनी ठोस अवस्था में नहीं रह पाएंगी। तो एक तो ये तरल होने की बात की पुष्टि करती हैं। दूसरा, जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है तो अत्यधिक तापमान की वृद्धि होने पर भी कोई भी धातु या चट्टानें ठोस अवस्था में नहीं रहेगी। तो ये सभी तरल भाग की ओर संकेत करते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। तो हमने एक वर्गीकरण देखा, आंतरिक भाग कैसा है, स्वरूप कैसा है, घनत्व कैसा है, तापमान में वृद्धि है, इनके रासायनिक वर्गीकरण कैसा है, इतना हमें बातें पता चल गई। अब थोड़ा एक चरण और आगे चलते हैं। ये तो रासायनिक वर्गीकरण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भी अध्ययन किया गया है। क्यों? बात यह है कि अभी तक अगर पृथ्वी में सबसे ज़्यादा गहराई देखी जाए कि कितनी गहराई तक हमने खुदाई करी है, तो वो आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर तक की है। लेकिन ये नगण्य है। जो गहराइयाँ जो है हमारी लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर जो गहराइयाँ हैं, उतनी गहराई तक की बात है। और यहाँ पर हम 10-12 किलोमीटर की गहराई तक जा पाए हैं। तो खुदाई करके हम पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो कैसे लगाएंगे? तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के लिए मुझे थोड़ा सा तरंगों के बारे में आपको बताना होगा विस्तार से, तब आप इसका आंतरिक स्वरूप समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी वहाँ से आते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की मुख्यतः हैं। एक है पी तरंगे, दूसरी है एस तरंगे, और तीसरी है एल तरंगे। इनको कहते हैं सरफेस वेव्स। मेनली हमारी 2 तरंगे जो है इनको पढ़ते हैं। देखिए, जो ये पी तरंगे हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है। पहले तो ये है अनुदैर्ध्य तरंगे, तो इनको ऐसे याद कर लीजिए,
अनुदैर्ध्य कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और ये ध्वनि के समान होती हैं। कैसी होती हैं? ध्वनि के समान। एस तरंगे जो होती हैं ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये पूछी गई हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको यहाँ बता रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंगे। और ये किसके अनुसार होती हैं? प्रकाश की भांति चलती हैं। ठीक है, इनकी जो गति है वो प्रकाश की तरह है। अब हमने आपको ये बताया क्यों और इससे इसका संबंध क्या है, ये समझते हैं। दरअसल इनके चलने के माध्यम में थोड़ा अंतर है। ये एल तरंगे जो हैं ये धरातलीय तरंगे हैं। ठीक है, अभी जब हम भूकंप पढ़ेंगे तब इनको विस्तार से पढ़ेंगे, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इनमें क्या हुआ कि जो पी तरंगे हैं वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होता क्या है, जो भूकंप मूल होता है, जहां अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर, एपिसेंटर से जब भूकंपीय तरंगे निकलती हैं तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जाके टक्कर मारती हैं। तो उनका अध्ययन किया गया। पाया यह गया कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे थीं यानी कि पी वेव्स, वो तरंगे पृथ्वी पर पूरे भाग में पाई गई। जैसे हमने ब्लू वाली लाइन को अगर पी मान लिया तो ये पी वाली जो तरंगे हैं ये पृथ्वी के पूरे भाग में इनकी गणना, इनकी उपस्थिति दर्ज की गई। लेकिन जो एस तरंगे थीं उनकी जो है उपस्थिति कुछ भागों में नहीं पाई गई। अगर यहाँ पर भूकंप आया है तो यहाँ तक तो इनमें मिला, इनमें देखें तो इनमें जो मिली भूकंपीय तरंगे वो एस यहाँ तक तो मिली, यहाँ तक मिली, यहाँ तक मिली, यहाँ तक मिली, लेकिन इसके निचले भाग में इस तरंगे नहीं हुई। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया, क्योंकि इस तरंगे तरल भाग में नहीं चल सकती, द्रव भाग में, तो तरल में नहीं चल सकती, इसलिए इनका विलोपन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो ये तरंग आई, ये पी, ये तो पार हो गई, लेकिन जो एस थी वो पार नहीं हो पाई। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? तरल। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसमें तरंग से भी है, पी तरंगे अनुदैर्ध्य हैं, ध्वनि के समान चलती हैं। इनका माध्यम कौन सा होता है? तो तीनों माध्यम में। एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ हैं, तरल में नहीं चल पाती हैं, ठोस में चलती हैं। एल तरंगे धरातलीय होती हैं, भी तीनों में गमन करती हैं, लेकिन इनकी गति सर्वाधिक होती है। अब आइए देखते हैं इसका अगला चरण, और हमें इसमें क्या जानना है आंतरिक संरचना में। हमने देखा एडवर्ड स्वेस का रासायनिक वर्गीकरण, आंतरिक स्रोत जानने के तरीके। अब जरा देखते हैं इसका दूसरा वर्गीकरण कैसा है। दरअसल जब ये भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया तो इन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की एक संरचना सामने आई। उसमें इन जो तीनों हमारी ये परतें हैं इनका नाम बदल जाएगा। जो सियाल सीमा निफे है एक्चुअली वो हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो सबसे ऊपरी भाग है वो हो जाएगा हमारा क्रस्ट, मैं यहाँ हिंदी में ही लिख रहा हूँ। उसके बाद हो जाएगा मेंटल और सबसे अंदरूनी भाग हो जाएगा कोर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये तीन परतें हैं पृथ्वी में। इसके ऊपर का पूरा भाग जो हमने बनाया है, माफ कीजिएगा, ये यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये हिस्सा, ये जो है आपका क्रस्ट हुआ। यहां से लेकर के यहां तक ये आपका मेंटल हुआ, और यहां से लेकर के ये आपका कोर हुआ। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जब अध्ययन किया गया तो तीन परतों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, अब इनकी गहराई देख लेते हैं। इनके सवाल पूछा जाता है। जो क्रस्ट की मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। ये कम ज़्यादा होती है 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। इसी तरीके से जो इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा एक मोटा मोटा हो गया
कि जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर तक हो गया और बाकी जो एरिया है हमारा जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक और अंदरूनी भाग हमारा कोर हो गया। घनत्व तो लगभग वही रहेगा जो हमने पढ़ा है। अब इनमें समझते हैं एक्चुअली जो तापमान और दाब में परिवर्तन आता है उनको लेकर के इनमें जहाँ जहाँ बदलेगा, जैसे कि तापमान बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अचानक कहीं पर रुक गया, घट गया, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटीज जब आती हैं तो उसको एक नाम दिया गया है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो इनका एक क्रम है। तो हमने बताया आपको 3 है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्रस्ट सबसे ऊपर हुआ, मेंटल, फिर नीचे कोर। तो जो क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाली असंबद्धता है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। क्या है? मोहो असंबद्धता। ये पूछा जाता है कि मोहो असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है, तो वास्तव में जो ये क्रस्ट है उसकी ऊपरी परत और निचली परत के बीच में, माफ कीजिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो क्रस्ट ये है, मेंटल ये है, तो जो बीच वाला भाग है ये क्या है? मोहो असंबद्धता। इसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो 2 सवाल यहां क्लियर हो गए कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है? मोहो असंबद्धता। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये तो आपकी 2 परतों के बीच में हो गए, यानी कि जो ये मेंटल हो गया ये पूरा और ये कोर हो गया, तो इस लाइन का क्या नाम होगा? गुटेनबर्ग। यहां भी समझ लेते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। यानी कि यहां से तापमान में थोड़ा परिवर्तन आएगा इस पर और इस पर। ठीक है, तो ये मेन हो गए। लेकिन होता ये है कि ये सभी क्रस्ट भी, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, मेंटल ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, कोर भी ऊपरी कोर आंतरिक कोर, दो इनमें विभाजित हो जाता है। तो देखिए ये हुआ ऊपरी क्रस्ट और ये हुआ निचली क्रस्ट। इसको बांटेंगे कहाँ? मतलब इस क्रस्ट को ही 2 भागों में बीच में बांट दिया जाता है, तो इनके बीच में भिन्नताएं आती हैं। तो एक्चुअली जो इनका नाम है वो है कोनराड असंबद्धता। इनके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो कौन सी है? कोनराड असंबद्धता। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कोनराड असंबद्धता किनके किनके बीच पाई जाती है, तो क्रस्ट में ही पाई जाती है, क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये क्रस्ट के बीचों बीच कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। जो 2 बड़ी परतें हैं हमारी, क्रस्ट और मेंटल और कोर, उनके बीच में हमने देखा ये। अब ऐसे ही मेंटल भी है, मेंटल में भी ऊपरी और निचली कर दीजिए, तो इसके भी 2 भाग कर दीजिए, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, अपर एंड लोअर में बांट दीजिए इसको। ठीक है, इनके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता। अब आपकी असंबद्धताओं के क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। अब इसको मेंटल में जरा दर्शा देते हैं। जो ये 700 किलोमीटर का एरिया है गहराई पे, ये पूरा मेंटल है ना, तो मेंटल के जो बीच वाला एरिया है इसको क्या कहेंगे? ये तो गुटेनबर्ग हो गया, ये मोहो हो गया। मेंटल के बीचों बीच कौन सा है? तो मेंटल के बीचों बीच है रेपेटी। और ये कोनराड कहाँ है? तो ये इसके बीच में है कोनराड। ठीक, तो ये दोनों बड़ी असंबद्धताएं हो गई और ये छोटी छोटी। अब इसका भी बीच में 5100 किलोमीटर पर, यहाँ 5100 किलोमीटर पर अगर देखें तो जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर है इसको ऊपरी और निचली के बजाय आंतरिक और बाह्य कोर, बाह्य और आंतरिक कोर, इसके बीच में कौन सा होगा? तो इसके बीच में होगा लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। एक्चुअली यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आज आप उठाइएगा एक सेट लगा के देखिएगा कि क्या ये वास्तव में ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी 3 परत हैं बड़ी, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
इनको बांटती कौन कौन है? क्रस्ट को मेंटल को बांटती है मोह असंबद्धता, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग असंबद्धता। सबके बीच में एक एक छोटी असंबद्धताएं हैं। इसके बीच में कोनराड, इसके बीच में रेपिटी, इसके बीच में लेहमैन। ठीक है, ये वाली असंबद्धता कौन सी हुई? लेहमैन। याद रहेगी। अब आइए इसमें एक बात और समझते हैं। आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर जो फीचर्स बने हैं वो थोड़े अलग टाइप के बने हुए हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी बिल्कुल प्लेन गोला तो है नहीं, कहीं पर्वत है, कहीं महासागर है। थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रस्ट में कुछ भाग महासागर के नीचे होता है तो उसको बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट। कुछ भाग महाद्वीप के नीचे होता है जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, तो महाद्वीप के नीचे जो क्रस्ट है वो देखिए मोटा एरिया है, जो महासागर के नीचे क्रस्ट है वो पतला एरिया है। तो ये लगभग 5 किलोमीटर तक का होता है, ये 5 से 100 किलोमीटर तक हो जाता है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 5 से 100 किलोमीटर। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट से कम होती है। याद रहेगा, अपने स्टेटमेंट में टिक कर लेंगे। अब दूसरी बात क्या है इसमें, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो बनी है ग्रेनाइट से। ठीक है, और जो ये आपका महासागरीय क्रस्ट है ये बनी है बेसाल्ट से। ठीक है, जो ग्रेनाइट है इसमें सियाल की मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम, यहाँ से याद रखिएगा। जो बेसाल्ट है इसमें सीमा की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए इसके नीचे है ना, क्योंकि यहाँ पतली परत हो गई तो इसमें सीमा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। तो ये आपकी क्रस्ट से संबंधित हो गई, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। अब एक टर्म आता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर वास्तव में एक है दुर्बलता मंडल। ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसी को, ये मेंटल का ऊपरी भाग होता है। ये पूरा एरिया मेंटल है, हमने लिखा हुआ है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है यानी कि लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक का एरिया, यह होता है दुर्बलता मंडल। इसको कभी कभी ऐसे बोला जाता है दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल जो है वो किस में पाया जाता है? तो मेंटल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऊपरी भाग में जो पाया जाता है ये कैसा होता है? ये, इसका नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। तो इसकी उपयोगिता क्या है? जो हमारी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं ये निकलती है ना, जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो लावा, जो मैग्मा निकलता है, लावा मैग्मा, वो यहीं एस्थेनोस्फीयर से ही इसका जनरेशन जो उत्पत्ति होती है वो यहीं से होती है। तो एक टर्म आता है कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर है? तो ये आपके मेंटल के ऊपरी भाग में, यानी कि ऊपर से देखें तो लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख बातें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर के अभी हम अपने अगले लेक्चर में थोड़ा सा आपको बता देंगे, क्योंकि कुछ संकल्पनाएं हैं जिसमें जेफरीज की हैं या चैम्बरलिन की हैं, कांट की हैं, लाप्लास की हैं। तो कुछ जो ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो वो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के हम आपको पढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं पृथ्वी की संरचना से संबंधित वो लगभग कवर हो गए हैं। एक बार इनको अच्छे से समझिएगा, पूरे वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, उसके बाद अपनी किताब पढ़िएगा, कोई एक चैप्टर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करिए। गुड बाय।